जैसे ही सत्ता हाथ में आई, सबसे पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये आई कि संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय से बुलावा आ गया है और शरद पवार को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समन भेजा है, जिसे शरद पवार लव लेटर कह रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, कम से कम आजकल तो नहीं। जिस नेता को या पार्टी को डराना हो, धमकाना हो, बस एक नोटिस प्रवर्तन निदेशालय का या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भिजवा दो, आ जाएंगे ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कैसे निपट रही हैं गैर बीजेपी पार्टियां इस पैंतरे से, और क्या है इस पैंतरे का इतिहास, जब केंद्र और राज्य एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए इन जांच एजेंसियों का सहारा लेने लगते हैं। हमने बात की नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव से और उनसे भी पूछे कई सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द, आपसे साझा करेंगे इस शो पर। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। दोस्तों, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचा ध्यान में रख करके बनाया गया था। संघीय ढांचा यानी कि दो सरकारें होंगी, एक तो केंद्र में और एक राज्य में। कुछ जगहों पर केंद्र हावी रहेगा तो कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारें। मगर आजकल ये चीज देखने को बहुत मिल रही है कि केंद्र बनाम राज्य और स्पेसिफिकली गैर बीजेपी सरकारें। आए दिन सुनने में आता रहता है कि आज इनको ईडी का नोटिस पहुंच गया है तो कल इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समन भेज दिया है। 2014 से अब तक लगभग 570 केसेस हैं जो गैर भाजपा नेताओं और लोगों के खिलाफ बनाए गए हैं। तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल से 340% ज्यादा है ये आंकड़ा। इस पैंतरे को अब विपक्ष ने नाम दे दिया है द वेंडेटा पॉलिटिक्स, यानी कि प्रतिशोध की राजनीति। और चलो मान भी लें कि यह है प्रतिशोध की राजनीति, मगर विपक्ष इसका सामना करने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। झूठ, फरेब, विक्टिम बनना, खुद को बयानों से डिफेंड करना या फिर जैसा को तैसा करना। मगर अब शायद पार्टियों ने समझ लिया है कि इन धमकियों से निपटना कैसे है। जहां संजय राउत ने रिक्वेस्ट किया कि सवाल जवाब आगे बढ़ा दिए जाएं, जो कि नहीं बढ़ाए गए, वहीं शरद पवार ने इसको एक हंसी के तौर पर ले लिया कि भाई ये तो लव लेटर था। मगर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका था आम आदमी पार्टी का। कैसे? दरअसल जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया था तो अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आकर क्या बोले थे, पहले वो देख लेते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव है तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, उसका हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ये सारी बाधाएं आती हैं। केजरीवाल ने अपनी सो कॉल्ड साफ सुथरी छवि को मेंटेन करने के लिए हमेशा ही कहा है कि हम खुद भ्रष्ट नेताओं को पार्टी से अलग करेंगे। तो बीजेपी इस बयान के लिए शायद तैयार थी नहीं। रोने की बजाय पार्टी ने खुद ही बोल दिया कि आन दो। जिस नब्ज को बीजेपी पकड़ती है कि बाकी सरकारें तो भ्रष्ट हैं, देशद्रोही हैं, इसलिए हमें वोट दें, वो भाजपा आपके साथ कर ही नहीं पाई, क्योंकि आपने रोने की बजाय कह दिया कि तुमसे बड़े देशभक्त तो हम हैं। और किसी भी भ्रष्ट नेता को जिसकी परिभाषा अब देशद्रोही की परिभाषा से भी थोड़ी मेल खाने लगी है, उसको पार्टी में नहीं रखेंगे। अरविंद केजरीवाल भी संघ और भाजपा की भाषा बोलते दिखाई दिए। वैसे काम तो राहुल गांधी ने भी बुरा नहीं किया। 50 घंटे चली है ईडी द्वारा उनकी भी पूछताछ और उन्होंने भी कोऑपरेट किया। महाराष्ट्र में जहां महाविकास अघाड़ी ने देशद्रोह के मामले में नवनीत और रवि राणा को आड़े हाथों लिया, वहीं ममता बनर्जी ने भी अर्जुन सिंह को करप्शन के चार्जेस के तहत अंदर कर दिया था। इत्तेफाकन ये अरेस्ट भी तभी आई जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी नजर गड़ाई और सवाल जवाब के लिए उन्हें समन भेजा। तो बेसिकली टिट फॉर टैट। अब पहले की भी बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के समय में भी कई बार पार्टियां साथ आई ताकि केंद्र उन पर अपना वर्चस्व ना बना सके। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद से इंदिरा गांधी ने 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था, जिसके कारण इवन ग्रैनविले ऑस्टिन ने इसे 1983 का संवैधानिक विद्रोह बताया था।
चलिए अब बात करते हैं आकू श्रीवास्तव से और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पैतरे के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। पहले होता था कि पुलिस का हथियार होता था, पुलिस के सहारे बहुत सारी चीजें की जाती थी। उसके पहले भी और आप देखेंगे तो जब सोफिस्टिकेशन का ज्यादा दौर होता था तो परिवार वालों से कहलाया जाता था, राजनीतिज्ञों से कहलाया जाता था, समझाने की कोशिश लोगों की होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ अदृश्य हथियार हो गए, जिसमें वो ईडी है, इनकम टैक्स है और बहुत सारी जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। सीबीआई है, और सीबीआई का तो आपको याद ही होगा कि तोता कहा गया था उसको, इस जमाने में नहीं, पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस तोते के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो ये सब जो जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, आज से नहीं पहले से किया जाता रहा है। इसमें दम भी हो सकता है संजय राउत की बात में कि ये जो विधायक थे, जितने भी विधायक थे, क्योंकि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सब वो राज्य हैं जहां पर बहुत सारा लोग बहुत सारे तरीके से पैसा बटोरने में, और उनका एक बड़ा धंधा रियल एस्टेट का होता है। तो रियल एस्टेट में वो काम करते हैं, और रियल एस्टेट में काम करने के कारण क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अमाउंट जुड़ा होता है, नंबर 2 का पैसा उसमें जुड़ा होता है, और कई बार रियल एस्टेट में अरब कंट्रीज का पैसा और उसके बदमाशों का, जैसे फिल्मों में पहले कहा जाता था कि दुबई का पैसा जुड़ा हुआ है, दुबई के लोगों का जुड़ा हुआ है, और जो असामाजिक तत्व हैं उनका पैसा जुड़ा हुआ है। नाम भी लिया जा सकता है, जिसमें फिल्में बनी हैं बहुत सारी, आपने देखा ही होगा, वो तो दाऊद का पैसा बताया जाता था। तो आपने सुना कि क्या कहा आकू साहब ने कि अगर हम चोर नहीं तो हमें डरने की क्या बात है। हम अगर जानबूझकर इन एजेंसियों का फायदा उठाना एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, ये हमारे लोकतंत्र को एक्चुअली कमजोर करता है। तो पहली सीख तो ये है कि भ्रष्ट ही ना हो, और अगर हो तो रोने की बजाय प्रताड़ना स्वीकार करें, वरना जवाबी कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो अरसों से होता आया है और होता रहेगा। जरूरत है खुद को सही रखने की। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।